हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड नेहा। आज का डेट है 28 नवंबर 2022। तो आज इंडियन एक्सप्रेस का जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला आर्टिकल की तरफ। तो आज का सबसे पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हिमालयन याक के बारे में। तो FSSAI ने हिमालयन याक को फूड एनिमल टैग दिया है। मतलब कि हिमालयन याक मतलब चमड़ी गाय का मिल्क और मीट अभी हम यूज कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं होता था। तो चलिए जानते हैं हिमालयन याक के बारे में। ये बोविनी ट्राइब से बिलोंग करता है और ज़्यादातर हाई अल्टीट्यूड एरियाज में रहना पसंद करता है, ज़्यादातर 14,000 फीट के एवब। और ये कहाँ देखने को मिलता है? तिब्बतन प्लेट्यू में, इसलिए इसको तिब्बत का बेल भी कहा जाता है। इसका घने और लंबे बाल होते हैं। और इंडिया में ये कहाँ कहाँ दिखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। इसका IUCN स्टेटस क्या है? वुल्नरेबल कैटेगरी में जाता है। साइट्स का अपेंडिक्स 1 में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में है। और अभी हम जानते हैं कि ये फूड एनिमल टैग कौन देता है? ये FSSAI देता है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। और इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो चेयरपर्सन है उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और अभी फिलहाल में श्री राजेश भूषण इसके चेयरपर्सन हैं। और ये जो FSSAI है वो किससे बना है? वो एक एक्ट से बना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जो कि रिप्लेस किया है एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को। और ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा एक्ट एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को रिप्लेस किया है। वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि ASI नाट मंडप का डैमेज इंस्पेक्ट करने पूरी आया है। तो ये नाट मंडप क्या है? नाट मंडप है पूरी जगन्नाथ टेम्पल का एक पार्ट। पूरी जगन्नाथ टेम्पल कलिंगा आर्किटेक्चर से बना हुआ है, जिसका कि 4 पार्ट है। पहला देवड़म, दूसरा जगमोहन, तीसरा नाट मंदिर या नाट मंडप और चौथा भोग मंदिर। तो ये जो नाट मंडप है इसका कुछ कुछ डैमेजेस हुआ है, जो कि ASI इंस्पेक्ट करने आए हैं। तो चलिए जानते हैं ASI क्या है। ASI का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उसको देखना, उसका सही से देखभाल करना, ये सब ASI के अंडर में जाता है। ये बॉडी कब फाउंड हुआ था? 1861 में। और किसने फाउंड किया था? अलेक्जेंडर कनिंगम में। और यही अलेक्जेंडर कनिंगम इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये फाउंड हुआ था। अभी इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और फिलहाल में इसके डायरेक्टर जनरल हैं B विद्यावती। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये है कि उड़ीसा गवर्नमेंट रथ यात्रा को यूनेस्को हेरिटेज टैग देने का बात कर रहा है। तो क्या है रथ यात्रा? एक फेस्टिवल है जो कि पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। ये इसको चैरियट फेस्टिवल भी बोला जाता है, जिसमें कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा भगवान 9 डेज के लिए अपने मौसी के घर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं यूनेस्को क्या है और यूनेस्को हेरिटेज टैग क्या है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। और ये फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 में लंदन में। और ये मेंबर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी। अब चलिए जानते हैं यूनेस्को हेरिटेज टैग क्या है। किसी भी जगह का अगर कल्चरल, नेचुरल या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस होगा तो यूनेस्को उसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग देता है। हमारे इंडिया में टोटल 42 यूनेस्को हेरिटेज टैग है। कितने? तो 42 है, जिसमें से 32 है कल्चरल, 7 है नेचुरल और एक मिक्स्ड है। और ये जो मिक्स्ड वाला है वो है कांचनजंगा नेशनल पार्क। रिसेंटली काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल या फिर रमप्पा टेम्पल जो तेलंगाना में है उसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है। ये 39th हेरिटेज साइट है इंडिया का। और हरप्पन सिटी धोलावीरा जो कि गुजरात में है वो 40th हेरिटेज साइट है। और यूनेस्को साइट जिस कंट्री का सबसे ज़्यादा है वो है इटली, जिसमें 58 हेरिटेज साइट्स हैं। और इंडिया 6th हाईएस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज टैग रखा है। इससे रिलेटेड और एक आर्टिकल ये है कि यूनेस्को ऑनर किया है कुतुब शाही के टाइम के बावलीज का अच्छे से कंजर्वेशन के लिए। तो कुतुब शाही इरा के 6 बावली हैं जिसको बहुत अच्छे से देखभाल किया गया था, तो इसको अवार्ड मिला है। और इसके साथ साथ हीरोइक रिस्टोरेशन का अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम जो कि मुंबई में है उसको मिला है। इसके साथ साथ और एक अवार्ड मिला है, वो है एक्सीलेंस इन दिस ईयर्स यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। किसको? वही
शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कि इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में बहुत जल्दी बन के रेडी होने वाला है, 1 महीने के अंदर ही। तो ये नाइट स्काई सेंचुरी क्या है? ये बहुत पहले का आर्टिकल है जिसमें डार्क स्काई रिजर्व के बारे में बोला गया था, DSR या डार्क स्काई रिजर्व। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स एब्सेंट होता है और इसको इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन जो कि US में है इसको बनाता है या डिक्लेयर डेजिग्नेट करता है। और ये जो डार्क स्काई रिजर्व हमारे इंडिया में पहली बार बनने वाला है, कहाँ पे? हानले, लद्दाख के हानले में। और हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा और जहाँ से आप स्काई को रात के टाइम में बहुत अच्छे से देख सकोगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास का मॉडल जो कि कार चेयर टाइप का डिजाइन आएगा और 2024 से पहले आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। ये प्रीवियसली ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। ये हमारे इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन है और ये मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो कि 15 फरवरी 2019 में दिल्ली से वाराणसी को स्टार्ट हुआ था। ये फास्टेस्ट क्यों है? क्योंकि टेस्टिंग के टाइम इसका स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा था और नॉर्मली 160 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमारे यहाँ का ट्रैक्स उतना कैपेबल नहीं है इतना ज़्यादा स्पीड संभालने में, इसलिए इसका वर्किंग स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। पर अगर पूछा जाए कि वर्किंग में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा है तो वो होगा गतिमान एक्सप्रेस। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कि PT ऊषा जो है वो IOA मतलब है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लीड कर सकते हैं। PT ऊषा के बारे में चलिए जानते हैं। PT ऊषा केरला के हैं जो कि पद्मश्री अवार्डी भी हैं 1985 में। और इनको क्या क्या बोला जाता है ये याद रखना चाहिए। पहला गोल्डन गर्ल, फिर पयल्ली एक्सप्रेस, स्प्रिंट क्वीन और उड़न परी। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि ओलंपिक इवेंट के फाइनल में पहुंची थी और फर्स्ट मेडल ओन किए थे 1982 में एशियन गेम्स में। और ये ट्रैक एंड फील्ड में एक अच्छी एथलीट हैं और ये 4 एशियन में गोल्ड मेडल पाए हैं और 7 सिल्वर मेडल पाए हैं। और एक छोटा सा आर्टिकल है कि भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि केंद्रापड़ा में है वहाँ पे अभी माइग्रेटरी बर्ड्स का आना शुरू हो गया है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स कहाँ से आते हैं? साइबेरिया, चाइना, जापान और नॉर्थ हेमिस्फीयर के कंट्रीज से आते हैं। और इसके बाद का आर्टिकल है कि विक्रम गोखले जिनको आप भूल भुलैया में भी देखे होंगे, पंडित का रोल किए थे, उनका निधन हो गया है। और इसके बाद इसमें बोला गया है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा जो कि नवीन पटनायक जी हैं वो बोले हैं कि केंद्रीय पर से GST हटाया जाए। तो चलिए जानते हैं कि GST क्या है। GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सम करके बनाया गया है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सरचार्जेस और VAT। तो ये कब से लागू किया गया है? 1 जुलाई 2017 में 101 नंबर का अमेंडमेंट के जरिए ये लागू किया गया है। इसके 5 स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये जो 28% का स्लैब है ये सिर्फ लग्जरी कार, टबाको और कुछ ड्रिंक्स में लागू किया जाता है। पेट्रोलियम, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी में GST टैक्स नहीं लगता। ये स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर में लिया है और वही टैक्स लगाता है। GST कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, CGST, SGST और IGST। CGST है सेंट्रल GST, SGST स्टेट GST और IGST है इंटीग्रेटेड GST जो कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में होता है। अगर एक ही स्टेट में GST कलेक्शन होता है मतलब बायर और सेलर एक ही स्टेट के हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इसमें जो भी GST अर्न होता है वो सेंटर कलेक्ट करता है और 50-50 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। लेकिन अगर इंटर स्टेट रेवेन्यू कलेक्ट होता है मतलब एक स्टेट का बायर और दूसरे स्टेट का सेलर होता है तो वो भी रेवेन्यू कलेक्ट सेंटर करता है, लेकिन जो 50-50 होता है वो सेंटर 50 लेता है और बायर 50 लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि उड़ीसा सेलर है और छत्तीसगढ़ बायर है तो जो भी GST कलेक्ट होगा वो सेंटर कलेक्ट करेगा, लेकिन जो 50-50 होगा उन दोनों के बीच तो 50% डायरेक्ट सेंटर ले जाएगा और बाकी का 50 छत्तीसगढ़ को देगा। तो अभी जानते हैं GST काउंसिल क्या है। तो GST काउंसिल जो बनाया है उसमें 32 मेंबर्स हैं, 28 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज जिसमें लेजिस्लेशन है जो कि दिल्ली एंड पुडुचेरी है। और सेंटर के 2 मेंबर, फर्स्ट तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस है।
ये आर्टिकल में बोला गया है कि जो G20 का 2023 प्रेसिडेंसी है वो इंडिया करने वाला है, जिसका लोगो लोटस है। तो ये जो लोगो है ये तेलंगाना के एक वेबर येल्धी हरिप्रसाद गारू ने डिज़ाइन किया है, जो कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में बोला है। तो चलिए जानते हैं G20 के बारे में। G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का, जो कि 1999 में फाउंड हुआ था। ये वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिप्रेजेंटेटिव भी है और इसमें टोटल वर्ल्ड का 2/3 पॉपुलेशन है। जो 2022 का समिट था G20 का, वो हुआ था इंडोनेशिया के बाली में और उसका थीम क्या था या फिर मोटो बोल सकते हैं, वो था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। 2023 का प्रेसिडेंसी होगा इंडिया में और जो कि न्यू दिल्ली में होगा, और 2024 का प्रेसिडेंसी होगा ब्राज़ील का। तो ये तीनों जो हैं इनको बोला जाता है ट्रोइका। और G20 का कंट्रीज कौन कौन है? जर्मनी, USA, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, कनाडा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली और टर्की। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है। यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा है स्पेन में, जहां पे कि इंडिया 11 मेडल्स जीत के फर्स्ट रैंक में है, जिसमें से 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज है। और इसमें रवीना जो है वो गोल्ड मेडल उनको मिला है 63 kg कैटेगरी में। और ये लास्ट आर्टिकल है कि 4 धाम का जो ट्रैवल है उसको कम करने के लिए, मतलब उसका ट्रैवल टाइम कम करने के लिए एक 900 मीटर का टनल बनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं ये 4 धाम क्या है। नॉर्मली 4 धाम पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ को बोला जाता है, लेकिन इसमें जो मेंशन है वो है छोटा 4 धाम, जो कि उत्तराखंड में है। और ये छोटा 4 धाम में कौन कौन सा जगह जाता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो दोस्तों आज का सेशन इतने में ख़त्म होता है और कल हम फिर मिलते हैं। तो टेक केयर, थैंक यू।